नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के राजमुकुट या सम्राट की शक्तियाँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजमुकुट और सम्राट में क्या भेद है, क्या अंतर है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि राजमुकुट और सम्राट में जो भेद है, ब्रिटेन के संविधान में महत्वपूर्ण भेद है। सम्राट एक व्यक्तिगत रूप में, एक मानव के रूप में अपना पद ग्रहण करता है और राजमुकुट एक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम देखें तो क्योंकि सम्राट आज नाम मात्र का प्रधान है, वहाँ पर सम्राट की शक्तियाँ जो है वो एक संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई है। तो हम उसी आधार पे सम्राट और राजमुकुट का जो हमने भेद पढ़ा, उसमें आज हम सम्राट या राजमुकुट की शक्तियाँ पढ़ेंगे। चूँकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए ब्रिटेन में हम देखें तो ब्रिटेन की जो व्यवस्था है उसमें दोहरी कार्यपालिका है, जिसमें सम्राट नाम मात्र का प्रधान होता है और सैद्धांतिक रूप से जो शासन संबंधी शक्तियाँ है उसका प्रयोग सम्राट के नाम से किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन का सम्राट, अगर हम देखें तो आज भी सर्वोपरि है और सर्वोपरि शक्तियों का प्रयोग करता है। कानून के अनुसार अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग है। प्रशासन का अध्यक्ष या प्रधान है वह, वहाँ पर इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के न्यायपालिका या न्यायालयों का वो प्रधान है। चर्च का अध्यक्ष भी वही है और समस्त सैन्य शक्तियों का प्रधान भी वहाँ का सम्राट है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिश राज्य का एक मानवीकृत रूप है सम्राट, और आज भी सम्राट वहाँ पर सर्वोच्च है और सर्वोच्च रूप से शक्तियों का प्रयोग करता है सैद्धांतिक रूप से। तो राजमुकुट, तो जो शक्तियाँ सम्राट की है, सैद्धांतिक रूप से जो शक्तियाँ सम्राट के पास है, वह संस्था के रूप में राजमुकुट को प्राप्त है, या हम यह कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट करता है, जिसमें कि संसद, मंत्रिमंडल, लोक सेवाओं के समस्त सर्वोच्च पदाधिकारी उसमें आते हैं। तो हम राजमुकुट की जो शक्तियाँ पढ़ेंगे वो सैद्धांतिक रूप से सम्राट की शक्तियाँ हैं। तो क्वेश्चन अक्सर आता है हमारे एग्ज़ाम में बच्चों आपके कि सम्राट की शक्तियाँ क्या है, सम्राट की शक्तियों का विवेचन कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राजमुकुट की प्रमुख शक्तियाँ क्या है, कार्य शक्तियाँ क्या है, उसका विवेचन कीजिए। तो दोनों का आंसर एक ही है, क्योंकि जो शक्तियाँ सैद्धांतिक रूप से जो हम पढ़ेंगे सम्राट की शक्तियाँ, वह राजमुकुट की शक्तियाँ हैं। तो प्रमुख शक्तियाँ सम्राट या राजमुकुट की जो कि हम पढ़ेंगे निम्नलिखित है। सर्वप्रथम कार्यपालिका शक्तियाँ, चूँकि कार्यपालिका शक्तियाँ, क्योंकि सम्राट या राजमुकुट का जो मुख्य संबंध है या मुख्य कार्य वो कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका या प्रशासन का संचालन करना सम्राट का महत्वपूर्ण कार्य होता है और इस क्षेत्र में उससे व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो इस संबंध में जो प्रमुख कार्यपालिका शक्तियाँ हैं सम्राट की, जो राजमुकुट जिसका प्रयोग करता है वो इस प्रकार है। पहला कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति सम्राट की राष्ट्र कानूनों का क्रियान्वयन करना, अर्थात उसको लागू करना, व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उसको क्रियान्वित करना और लागू करना। और दूसरी शक्ति है कार्यपालिका संबंधित राजमुकुट जो है या सम्राट जो है वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर तीसरी शक्ति है राज्य के सभी उच्च अधिकारी, जिसमें थल, नभ, जल सेना के समस्त जो पदाधिकारी होते हैं, जो समस्त सर्वोच्च पदाधिकारी है प्रशासन के, उसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ जो संबंध है, औपनिवेशिक राज्य, अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि कार्य भी राजमुकुट के द्वारा ही संपादित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रशासन का जो समस्त संचालन, निर्देशन और नियंत्रण है वह राजमुकुट या सम्राट के द्वारा किया जाता है। राजमुकुट के द्वारा ही राजदूतों की, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति की जाती है। पांचवी शक्ति है युद्ध की घोषणा करना और दूसरे देशों के साथ संधि समझौते करने का अधिकार भी सम्राट या राजमुकुट का है। राजमुकुट
की शक्तियों में अपराधियों को क्षमा करना, उनके दंड को कम करना या उनकी सज़ा को माफ़ करना भी न्याय इस प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ सम्राट या राजमुकुट के कार्यक्षेत्र में आती है। फिर स्थानीय स्वशासन का संचालन देखभाल करना भी राजमुकुट के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है जहाँ पर स्थानीय स्वशासन का संचालन करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर राजमुकुट के द्वारा राष्ट्रीय कोष का संचालन और नियंत्रण भी किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय बजट जो है वह सम्राट या राजमुकुट के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है और वही बजट की धनराशि को कैसे काम में लेना है इसका निर्णय भी राजमुकुट करता है। फिर अंतिम रूप से जो भी मंत्रीगण हैं कैबिनेट के, वो जो भी काम करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से करे चाहे वो सामूहिक रूप से करे, वह राजमुकुट के नाम से या सम्राट के नाम से किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो कार्यपालिका क्षेत्र में राजमुकुट की जो शक्तियां हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, व्यापक है, क्योंकि वो कार्यपालिका का जो सम्राट है वो प्रधान होता है, चाहे सिद्धांतिक हो नाम मात्र का है, लेकिन जो शक्तियां कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो सम्राट के नाम से ही प्रयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार ये जो शक्तियां हमने पढ़ी कार्यपालिका वो सिद्धांतिक रूप से सम्राट की है, लेकिन उसका प्रयोग एक संस्था के रूप में राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। दूसरी शक्ति व्यवस्थापन संबंधित शक्ति या विधायी शक्तियाँ। तो व्यवस्थापन संबंधित शक्ति भी सम्राट की महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है जहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों घनिष्ठ रूप से कार्यों की दृष्टि से संबंधित होती है। तो इसलिए कानून निर्माण की शक्ति वहाँ पर संसद सहित सम्राट को प्राप्त है। तो इस प्रकार हम देखें कि राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर विधायी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो इस क्षेत्र में सम्राट या राजमुकुट की जो प्रमुख विधायी शक्तियाँ हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्माण के संबंध में दोनों सदनों में से द्वितीय सदन जो है लॉर्ड सभा है उसके निर्माण की शक्ति सम्राट को प्राप्त है। सम्राट को जो लॉर्ड सभा के मेंबर है जिसको पीयर कहा जाता है उनको बनाने का अधिकार प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पीयर बनाया जाता है वे केवल लॉर्ड सभा के सदस्य ही होते हैं। और लोक सदन के क्षेत्र में देखें तो लोक सदन के चुनावों की तिथि की घोषणा करने का अधिकार भी राजमुकुट के पास है। फिर राजमुकुट या सम्राट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और उसको स्थगित भी कर सकता है। चूँकि लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है, लेकिन लोक सदन को भंग करने का जो अधिकार है वो सम्राट या राजमुकुट के पास है। फिर संसद के आरंभ में जो एक सत्र शुरू होता है संसद का, उसमें सम्राट के द्वारा भाषण दिया जाता है जिसमें देश की नीतियों पर और प्रशासन पर प्रकाश डाला जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सम्राट के द्वारा जो भाषण पढ़ा जाता है संसद में उसको मंत्रियों के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें राजा कोई फेरबदल नहीं कर सकता, क्योंकि राजा की शक्तियाँ सैद्धांतिक है। फिर कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। फिर राजमुकुट को अधिराज्यों के संदर्भ में अधिराज्य जो वहाँ उसके अंडर में जो डोमिनियन स्टेट आते हैं उसके बारे में कानून संबंधित घोषणाएं करना और अध्यादेश जारी करने का अधिकार सम्राट या राजमुकुट को प्राप्त है। अगली महत्वपूर्ण विधायी शक्ति जो सम्राट या राजमुकुट की है वह है व्यवस्थापन के क्षेत्र में एक नई शक्ति जो कि सपरिषद आदेश जिसको कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रदत्त व्यवस्थापन संबंधी शक्ति। तो वर्तमान समय में चूँकि सभी देशों में यह प्रदत्त व्यवस्थापन का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो ब्रिटेन में भी व्यवस्थापन कार्य इतना बढ़ गया है कि संसद समस्त विधायी कार्य अकेले नहीं कर सकती है। तो उसके परिणाम स्वरूप विधियों के संदर्भ में मोटी रूपरेखा बनाने का जो काम है वो संसद कर लेती है, और बाकी उसके अंदर की जो पूर्ति है महत्वपूर्ण बातों की वह पूर्ति राजमुकुट पर छोड़ देती है। और इस प्रकार राजमुकुट उसको सपरिषद आदेश के माध्यम अध्यादेश के माध्यम से या आदेश के माध्यम से उस क्षेत्र में कानून को जारी करता है, और वो राजमुकुट के नाम से ही या सम्राट के नाम से ही जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार विधायी क्षेत्र में हम देखें तो सम्राट या राजमुकुट की शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तीसरी शक्ति है न्याय संबंधी शक्ति।
ब्रिटेन के सम्राट को न्याय का स्रोत माना जाता है। न्यायिक क्षेत्र में उसको कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो समस्त ब्रिटेन के जो न्यायालय होते हैं वो सम्राट के न्यायालय होते हैं और सम्राट वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की प्रार्थना पर वो उन न्यायाधीशों को पदच्युत भी वही कर सकता है। अपराधियों के दंड को कम करना, माफ़ करना और उन्हें क्षमा करना आदि काम भी सम्राट या राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। और ब्रिटेन के अंतर्गत जो भी उपनिवेश है, जो भी अधिराज्य है, उनकी अंतिम अपील भी सम्राट या राजमुकुट ही सुनता है। तो इस प्रकार हम देखें कि ब्रिटेन में न्यायिक क्षेत्र में भी सम्राट की शक्तियाँ हैं। फिर धार्मिक शक्तियाँ, चूँकि वहाँ का सम्राट चर्च का अध्यक्ष होता है और धार्मिक क्षेत्र में भी उसको महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और इंग्लैंड में जो सम्राट जो चर्च का अध्यक्ष होता है, उस नाते वो चर्च के समस्त अधिकारी जैसे आर्क बिशप है, डीन, कैनन आदि महत्वपूर्ण धार्मिक पदाधिकारियों की नियुक्ति वहाँ का सम्राट ही करता है। तो इस प्रकार हम देखें तो विभिन्न धार्मिक सम्मेलनों को बुलाना और विभिन्न धार्मिक नियमों पर हस्ताक्षर करने का काम सम्राट का है। तो इस प्रकार हम देखें तो राजमुकुट विभिन्न धार्मिक या धर्म से संबंधित, चर्च से संबंधित रेगुलेशन को बनाने का काम, उस पर हस्ताक्षर करने का काम सम्राट का ही है। तो एक प्रकार से हम देखें तो ब्रिटेन में सम्राट को धर्म रक्षक ही कहा जा सकता है। अगली शक्ति है सम्मानजनक उपाधियों का वितरण या सम्मान का स्रोत। वहाँ राजमुकुट या सम्राट ब्रिटिश नागरिकों को विभिन्न सम्मानजनक उपाधियाँ प्रदान करने का अधिकार रखता है। इन उपाधियों में ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट, लॉर्ड की उपाधियाँ प्रमुख होती है। तो इस प्रकार हम देखें बच्चों कि ब्रिटेन में जो हमने अभी सम्राट की जो शक्तियाँ पढ़ी है, सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में आज भी सम्राट उन शक्तियों का स्रोत है या सम्राट के नाम पर वह शक्तियाँ हैं। लेकिन चूंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में आज राजा की जो शक्तियाँ हैं वो पूरी तरह से संसद के या कैबिनेट के हाथ में आ गई है। तो इस प्रकार हम देखें कि सम्राट की जो शक्तियाँ हैं, क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हो चुका है और उस स्थिति में सम्राट की जो ये शक्तियाँ हैं वो नाम मात्र की है और इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग राजमुकुट करता है, जिसमें मंत्रिमंडल और संसद शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये शक्तियाँ स्थिति पड़ी। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में। तो वहाँ पर सम्राट राज्य करता है, न कि शासन करता है। सम्राट को जो शक्तियाँ जो प्राप्त है, व्यवहार में सम्राट उन शक्तियों का प्रयोग खुद नहीं करता है, बल्कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट तो केवल कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है, वह राज्य करता है, शासन नहीं करता है। ब्रिटेन में चूँकि संसदीय प्रणाली है, इसलिए वहाँ के मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि राजा के प्रति। अतः ब्रिटेन में शक्ति और उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं और वास्तविक जो शासन की शक्तियों का प्रयोग है वह मंत्रियों के द्वारा ही किया जाता है, न कि सम्राट के द्वारा। तो हम देखें कि सम्राट की शक्तियों के संदर्भ में फाइनर ने एक कथन कहा है कि यह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का शून्य स्थान है। तो इस प्रकार हम देखें कि राजा की शक्तियाँ जो है वो नाम मात्र की और वो राजा की शक्तियाँ कैसी क्षीण होती गई, क्योंकि एक टाइम था जब ब्रिटेन का राजा निरंकुश हुआ करता था और समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है व्यवहारिक रूप से वही करता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन के संवैधानिक विकास को हमने पढ़ा है, जिसमें किस प्रकार निरंकुश राजतंत्र से आज ब्रिटेन में पूरी तरह संवैधानिक राजतंत्र है। तो वो राजा की शक्तियाँ एकदम नहीं छीनी गई, बल्कि धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार संयोगवश राजा की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती गई और आज राजा नाम मात्र का प्रधान है। तो इस प्रकार इसका आगे का जो विवेचन है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।